बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। आज हम उसका दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जितने भी एक साइड के जितने भी एल्विलाइज थे वो क्या मिलकर बनाते हैं, आपस में मिलकर लंग्स बना देते हैं। और ये जो अगर हम लोग लंग्स के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारा जो सीने का गैप है, जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर ये हमारे दो लंग्स जो हैं वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी उसमें ये पाए जाते हैं। अब हमें इनका जो है वो डिफरेंस बिटवीन द टू लंग्स जो है वो हमें पता होना चाहिए। जो देखें, जो आपका लेफ्ट लंग है, जो बायां फेफड़ा है, वो क्या है, वो उसके दो लोब्स हैं। वो छोटा है किसकी निस्बत? आप लोगों के जो दायां फेफड़ा है यानी राइट लंग है उसके निस्बत, क्योंकि उसके 3 लोब्स हैं, यानी उसके 3 पार्ट्स हैं। अगर हम लोग उसको फेफड़े को देखें तो हमें उसके पार्ट्स में डिवाइडेड नजर आएगा। तो जो हमारा जो लेफ्ट लंग है वो 2 पार्ट्स में है और जो राइट लंग है वो 3 पार्ट्स में है। और हमने ये पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि दे आर स्पॉन्जी ऑर्गन्स एंड हैव इलास्टिसिटी, यानी इनके अंदर लचक मौजूद होती है। ये जो फेफड़े हमारे होते हैं, ये जो लंग्स होते हैं, ये इनके अंदर क्या होते हैं, ये स्पॉन्ज नुमा होते हैं, स्पंज नुमा होते हैं, जैसे हमारा सोफा होता है उस तरह के होते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन है वो यहाँ पे आती हैं और वो यहाँ पे आके अपने दूसरा जो है वो गैसेस एक्सचेंज करवा के जाती हैं, खून को लेके जाती हैं वापस अपने दिल की तरफ, या दिल से इसकी तरफ लेके आती हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो दे हैव ब्लड वेसल्स दैट आर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के जो दूसरे हैं ब्रांचेस हैं, जो शाखें हैं, वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। लंग्स आर इनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन्स। कहते हैं जी कि लंग्स जो हैं वो 2 मेम्ब्रेन्स में लिपटे हुए होते हैं। आप लोगों को यहाँ पे डायग्राम जो है बनी हुई नजर आ रही है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 मेम्ब्रेन्स हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, और उन दोनों के दरमियान में जो गैप है वहाँ पे एक फ्लूइड तैर रहा है। ये फ्लूइड जो है ये क्या करता है, ये आप लोगों के लंग्स को सुकड़ने से बचाता है। दूसरा उसमें से जो है ना वो रगड़ से उसको क्या करता है, बचा लेता है। लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड pleural membranes, outer and inner pleural membranes. Membranes have a fluid which helps in free expanding and contraction of the lungs. फेफड़ों को आज़ादी से वो फैलने और सुकड़ने देता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, वो है डायफ्राम। डायफ्राम जो है इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट बिलो लंग्स। हमारे फेफड़ों से नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है डायफ्राम का? इट कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। ये क्या करता है, सुकड़ कर हमें गैसों का तबादला करने में मदद। आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं जी कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है। अब मैकेनिज्म का लफ्जी मतलब क्या है कि तरीकाकार। तरीकाकार किस चीज का, यानी सांस लेने का तरीका क्या है, हम लोग किस तरीके से सांस लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा 9th क्लास के अंदर मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रोसेस जो है, इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है ये भी हमने अब देखेंगे कि ये किस तरह से। अब इससे पहले कि हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे जाएं, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कहते किसे हैं? हमने इस पे पहले लेक्चर में देखा कि ब्रीदिंग जो है वो एक प्रोसेस का नाम है जिसमें हम लोग सांस को, हवा को अंदर लेके जाते हैं ताकि हम लोग उसमें से क्या हासिल कर सकें, ऑक्सीजन हासिल कर सकें। एंड वी इन एक्सेल एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग बाहर निकालते हैं हवा को, किस मकसद के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। तो अब इसकी एक और डेफिनेशन, एक और तरह से देख लें इसको डेफिनेशन को, कि ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद गैसेस एक्सचेंज। ये ऐसी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, जिस्मानी हरकत हैं जो कि आप लोगों के गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट करती हैं। अब इसके 2 मराहल हैं। नंबर 1 है इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं उसको, और नंबर 2 है एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। अब इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन यानी अंदर लेके जाना सांस को। जब हम हवा के जरिए सांस को अंदर लेके जाते हैं या सांस के जरिए हवा को अंदर लेके जाते हैं तो उसको प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंस्पिरेशन। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये आप लोग साथ वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि जो रिब्स के मसल्स हैं आप लोगों के, वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब रिब्स के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो रिब्स जो है वो इसी ऊपर को उठ जाती हैं। अब जब रिब्स ऊपर को उठती हैं तो देखें आपके रिब्स के फौरन नीचे जो है वो आप लोगों का पड़ा हुआ है दूसरा लंग्स पड़े हुए हैं।
अब जो डायफ्राम है वो क्या करता है, नीचे से सिकुड़ जाता है, और जब वो सिकुड़ता है तो फिर वो नीचे की जानब हो जाता है। अब जब प्रेशर जो लंग्स के ऊपर है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो आपकी रिब्स हैं वो पहले उसके ऊपर प्रेशर डाल के बैठी हुई हैं। अब जब वो रिब्स जो प्रेशर कम होगा, रिब्स ऊपर को उठेंगी तो वो प्रेशर कम होगा, और वो जो आप लोगों के लंग्स हैं वो क्या कर जाएंगे, वो उनके अंदर एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब जब एयर प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर से हवा क्या करेगी, तेजी से अंदर आएगी उस प्रेशर डिफरेंस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद अगर हम एक्सपिरेशन को देखें या एक्सहेलेशन को देखें तो उसमें क्या होता है, ये बिल्कुल रिवर्स है किसका, इंस्पिरेशन का। इसमें क्या होता है, वहां पर रिब्स के मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, यहां पर रिब्स के मसल्स जिनको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो क्या कर जाते हैं, रिलैक्स कर जाते हैं। उनके रिलैक्स करने से वो जो रिब्स हैं वो लोअर कर जाती हैं, यानी नीचे को हो जाती हैं। जब रिब्स नीचे को होती हैं तो फेफड़ों के अंदर हवा मौजूद है, तो वो रिब्स क्या करेंगी, उसके ऊपर जाके प्रेशर डालेंगी, और वो प्रेशर की वजह से वो रिब्स के सॉरी जो लंग्स के अंदर हवा मौजूद है वो क्या कर जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे एक स्पॉन्ज होता है, सोफा होता है जिसको हम लोग कहते हैं, उसके अंदर हम लोग पानी डालें या उसको पानी में रखें और फिर बाहर निकालें और फिर उसको ऊपर से दबाएंगे तो क्या होगा, वो सोफे के अंदर से जिस तरह से पानी निकल जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जब ये पसलियों का प्रेशर, रिब्स का प्रेशर हमारे उसके ऊपर पड़ेगा, लंग्स के ऊपर पड़ेगा, तो उसमें से जो हवा है वो क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। अब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करके अपनी डोम शेप कंडीशन में दोबारा से वापस आ जाता है, और फिर उसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है लंग्स के ऊपर, और फिर क्या होता है, एयर फ्रॉम इनसाइड रशेस आउट ऑफ द लंग्स, जो हवा अंदर होती है वो क्या कर जाती है। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास मिलता है रेस्पिरेटरी सेंटर। जब हम लोग देखें सांस लेते हैं तो सांस लेने के पीछे कोई रीजन होती है, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं। तो दिमाग जो है हमारा, उसके अंदर एक सेंटर मौजूद है, एक मरकज मौजूद है, एक कह लें कि एक ऐसा फैक्टर मौजूद है जो कि हमारी सारे इस ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच डील्स विद रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सेंटर। जो हमारे दिमाग का हिस्सा रेस्पिरेशन से डील कर रहा होता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं। ये तो आ गई हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर की डेफिनेशन। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रीदिंग रेट है वो एट रेस्ट, यानी जब हम आराम कर रहे होते हैं, जब हम कोई मुशक्कत वाला काम नहीं कर रहे होते, तो उस वक्त हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज या टेंशन के वक्त जो है वो हमारा जो दूसरा है क्या होता है ब्रीदिंग रेट। तो ड्यूरिंग रेस्ट जो है वो 16 to 20 पर मिनट होता है, यानी आप 16 से 20 दफा एक मिनट में सांस लेते हैं। और जब आप कोई मुशक्कत तलब काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त आप लोगों के सांस लेने की रफ्तार जो है वो 36 से 40 जो सांस है वो फी मिनट हो जाती है। अब हमें सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डज रेस्पिरेटरी सेंटर वर्क। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है हमारा वो किस तरीके से काम करता है। तो ये सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, इट इज सेंसिटिव फॉर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड। खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है उसके लिए ये सेंसिटिव है। यहां पे आपको जिफ आगे चलता हुआ नजर आ रहा होगा कि अगर वो चल रहा हुआ तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारे जिस्म के अंदर, जब खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो उस वक्त क्या होता है, हमारे जो रिब्स के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर वो बाहर से सांस को जरिए हवा को अंदर आने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाती है, बाहर चली जाती है। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है वो देखें जरा, कि जो जैसे ही खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, स्टिमुलेशन मिलती है, उसको स्टिमुलेट होता है आप लोगों का रेस्पिरेटरी सेंटर, और वो क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है आप लोगों के रिब्स के मसल्स को कि वो जल्दी जल्दी से सिकुड़ें और फैलें, और वो क्या करता है, जो सिकुड़ने और फैलने से उनके वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, सांस लेने की रफ्तार जो है वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। अब जब सांस लेने की रफ्तार बढ़ेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप लोगों की सांस के जरिए हवा अंदर जाएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी, और सांस के जरिए जब आप बाहर हवा निकाल रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जायद मिकदार क्या कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने सांस लेने की रफ्तार को, रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हमारा, इन द एंड हम लोग देखते हैं जी कि कंपैरिजन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर क्या है। यानी जब हम हवा को अंदर लेके जाते हैं सांस के जरिए तो उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, और जब हम लोग उसको सांस के जरिए बाहर निकालते हैं तो उस वक्त उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं, उस वक्त उसके अंदर कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गैसेस मौजूद होती हैं। अब देखें
अब हवा को हमने अंदर लेके जाना है, तो उसमें ये जरूरी, तो अब उसके हवा के पास या हमारे जो नाक है या हमारा मुंह है जिसके जरिए हम लोग सांस के जरिए हवा को अंदर लेके जा रहे हैं, उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि उसने हवा के अंदर अब ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसमें दूसरा वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। तो अब उसके पास कोई ऐसा चीज, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि उसने कहना है कि जी नहीं जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए कि वो मैं अंदर लेके जाऊं और फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड में, और उसको फिर मैं बाहर निकाल दूं। नहीं, अब हवा के अंदर जो चीजें जितनी परसेंटेज में मौजूद हैं, उन्होंने उसके अंदर जाना है, आपकी सांस के जरिए अंदर जाना है। अब आपका जिस्म उसके साथ क्या किस तरीके से डील करता है, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जैसे आप लोगों को पता है कि हवा के अंदर 21% जो है वो कंपोजिशन है दूसरे की ऑक्सीजन की। अब जब हम लोग अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो उसमें वो 21% हवा के अंदर, लेकिन जब हम जिस्म से हवा को बाहर निकालते हैं तो वो 16% ऑक्सीजन रह जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 5% ऑक्सीजन हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं अपने जिस्म में, वो 21 में से 5% पीछे रह जाती है, जो कि हमारे जिस्म के सेल्स उसको यूज कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो 0.04% है, लेकिन ये सिर्फ जब हम सांस के जरिए अंदर लेके जा रहे हैं उस वक्त की ये मिकदार है। जब इसको बाहर निकालते हैं तो 4% हो जाती है। इसका मतलब है कि इसकी अमाउंट में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी हम लोग जब सांस के जरिए हवा को बाहर निकालते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन बिल्कुल जितनी हम लोग अंदर लेके जाते हैं 79%, जो अगर गैसेस में देखें तो सबसे ज्यादा गैसेस जो फिजा के अंदर मौजूद हैं, हवा के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, वो गैसेस मौजूद हैं, उनमें से 79% जो है वो नाइट्रोजन है। लेकिन जो जानदार हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए ये जितनी सांस के जरिए अंदर जाती है ये उतनी की उतनी ही बाहर निकल आती है। और जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा ऐसे इलाके के अंदर है जहां पे वाटर वेपर्स की मिकदार ज्यादा है तो वो अंदर ज्यादा जाएंगे, और अगर वो कम मिकदार वाले हैं तो फिर वो कम जाएंगे। तो वेरिएबल है। उसके बाद जब ये बाहर आएगी तो होगा पानी, यानी वो हवा के अंदर, हवा जो है उसके अंदर पानी बिल्कुल मिक्स होगा। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स क्या है जी, वेरिएबल है ये भी। अब अगर ज्यादा डस्ट है तो वो ज्यादा जाएंगे अंदर, और अगर कम डस्ट है तो वो कम डस्ट पार्टिकल्स जाएंगे। तो जब वो बाहर आते हैं तो वो ऑलमोस्ट नन होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा है कि जो हमारी नेजल कैविटी है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं, जो आप लोगों के थिन हेयर हैं, वो क्या कर देते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं, और इसलिए ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो। उसके बाद टेम्परेचर आ जाता है, तो टेम्परेचर अगर बाहर ज्यादा है तो वो दूसरा अंदर जाके नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो नेजल सिक्रेशंस हैं वो उसको क्या कर देती हैं, नॉर्मल कर देती हैं। और अगर बाहर कम है तो वो भी क्या अंदर बॉडी टेम्परेचर के बराबर कर देगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहीं पे हम लोग इसको इख्तिताम करते हैं। समराइज अगर कर लें तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में पढ़ा है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो अपने लंग्स जो है वो हमारे किस तरीके से बनते हैं। एल्विलाई, जो एक तरफ के सारे एल्विलाई हैं वो आपस में मिलकर लंग्स बना देते हैं। लंग्स के निचली जानब जो है वो आप लोगों को एक मस्कुलर स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। तो जो दो लोब्स होती हैं इसकी, जो दायां लोब है, जो आपका राइट लोब है, उसके अंदर तीन लोब्स हैं, वो बड़ा है, और जो बायां लोब है उसके अंदर 2 लोब्स हैं। मैंने देखा कि जो इसके अंदर आर्टरीज जो हैं, वो आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो उसकी शाखें, उसकी ब्रांचेस मौजूद होती हैं लंग्स के अंदर। फिर हम लोगों ने देखा कि मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का वो किस तरीके से चलता है। उसके 2 प्रोसेसेस हैं, इंस्पिरेशन, और 2 फेजेस हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जो इंस्पिरेशन है उसमें सांस के जरिए हवा को अंदर लेके जाते हैं, और एक्सपिरेशन में हवा को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है। जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर फौरन से आपके रिब्स के मसल्स को कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का पैगाम देता है, और वो कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके आप लोगों के जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। और इन द एंड हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक्सहेल्ड और इनहेल्ड एयर जो है उन दोनों में किस तरीके से कंपैरिजन किया जा सकता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।